वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 12 सेकेंडरी फिजिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के में आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, और इसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आ चुके भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा बच्चों का इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने आज कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो क्वेश्चन में जो डिफरेंट तरह से आ सकता है, तो अगर पहला देखें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो आएगा मेक अ कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशन फोर्सेज। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फोर्स के दरमियान आपने कंपैरिजन करना होगा, या दूसरा आप डिफरेंस भी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशन फोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो डिसिमिलैरिटीज आएंगी इसमें, यानी कि डिफरेंसेस क्या हैं इन इलेक्ट्रिक फोर्स में और ग्रेविटेशन फोर्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की। ठीक है, तो आज हम पहले सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स याद रखिएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो दो चार्जेस के दरमियान में होती है, जैसे कि हम चैप्टर में पढ़ के आ भी चुके हैं पीछे। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे भी आएगी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहेंगे। ठीक है, तो जो दो चार्जेस के दरमियान में होगी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। जैसे पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज है रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों अपोजिट चार्ज हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इन दोनों के दरमियान, या इन सब चार्ज के दरमियान में क्या कौन सी फोर्स मौजूद है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहले बात आपने याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो दो चार्जेस के दरमियान होगी, बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एग्जिस्ट करेगी दो चार्जेस के दरमियान। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोगों ने वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक पढ़ा था कूलम लॉ, तो कूलम लॉ ने इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया था। तो इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। के दो चार्ज के दरमियान कितनी फोर्स है, कम है या ज्यादा है? दो चार्ज के दरमियान कितनी फोर्स है, कम है या ज्यादा है, उसको हम लोग बाय यूजिंग कूलम लॉ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करके। ठीक है, तीसरा बच्चों के द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट इज मच लार्जर। जो के की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है, क्योंकि जो हम लोगों ने के की वैल्यू पढ़ी थी वो थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आप देखिए जो 10⁻⁹ है, तो ये तो बहुत ग्रेटर वैल्यू है। तो याद रखें जो कूलम लॉ में कांस्टेंट आता है के की वैल्यू, ठीक है, जो है उसकी जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है। उसके बाद है इट इज मच स्ट्रोंगर फोर्स। याद रखिएगा दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। कितनी स्ट्रोंग होगी वो डिपेंड करेगी चार्ज के ऊपर, या वो चार्ज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, चार्ज के ऊपर कितना जो है वो चार्ज स्टोर हुआ है, या उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद बच्चों है कि इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब हम लोगों ने दोनों अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पॉजिटिव पार्टी को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किन दो चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं, दोनों नेगेटिव चार्ज लिए हुए हैं, या दोनों अपोजिट चार्ज। अगर अपोजिट हुए तो वो अट्रैक्टिव होगी, अगर जो है वो सेम हुए तो वो क्या होगी, रिपल्सिव होगी। डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर। इसके बाद अब इट इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। मीडियम डिपेंडेंट फोर्स का क्या मतलब होगा? अगर मैं दो चार्जेस के दरमियान में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं दो चार के दरमियान में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, कोई भी बुक रख दी है, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, तो इनके दरमियान बच्चों ऑटोमेटिकली फोर्स जो है ना वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, दोनों में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। लेकिन कब? जब आप क्या करेंगे, दोनों चार्ज के दरमियान कोई मीडियम रख देंगे, ठीक है, कोई मटेरियल रख देंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो उसकी वजह से उसके दरमियान में क्या हो जाएगा, जो अट्रैक्शन की फोर्स है या रिपल्शन की फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या है बच्चों के, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से अपोजिट क्या होती है, आउटवर्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब समझ लेंगे मैं यहाँ पे ये एरो ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एग्जिस्ट कर रही है, यानी यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मौजूद है। अब इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर क्या लगेगी बच्चों, फोर्स लगेगी। ठीक है, और अगर यही चार्ज बाहर पड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि वो इससे इसकी फील्ड से बाहर है। तो इस वजह से की जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है। डिपेंड करता है कि आपके पास जो चार्ज कितना बड़ा है, यानी कि उसके चार्ज की वैल्यू कितनी ज्यादा है, वो कितना स्ट्रोंगर है। ठीक है, तो ये इस वजह से शॉर्ट रेंज है, इसकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है।
इट इज चार्ज डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है। ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स है जी। चार्ज कौन सा है, चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो उसकी फील्ड में कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज की फील्ड थी, उसके अंदर मैं पॉजिटिव लेके आया तो यहाँ पे डेफिनेटली कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेके आता तो फिर यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगनी थी। तो ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है। चार्ज के हिसाब से जो है फोर्स एग्जीक्यूट हो गया। चार्ज के ऊपर अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा चार्ज स्टोर हुआ हुआ है, तो वो फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी इसके ऊपर। इट कैन बी शील्डेड, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, शील्ड कर सकते हो, यानी कि इससे आप बच सकते हैं, ठीक है। इसे फेराडे केज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, ठीक है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस भी किया था, ठीक है। अगर फेराडे केज है, अगर हम कहते हैं कि उसके अंदर एक बंदा है, ठीक है, मौजूद है यहाँ पे, और उसकी सराउंडिंग में क्या है, चार्ज मौजूद है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है हर जगह पे, लेट्स सपोज हम कह सकते हैं यहाँ पे सब जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। यानी कि फील्ड जो होगी ना, ठीक है, फील्ड ये इस तरह इसकी क्या हो जाएगी, रिपल्सिव फील्ड हो जाएगी। तो सारी फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव फील्ड है ना, तो एक दूसरे को रिपेल करेगी, तो डेट्स हम इसको कह सकते हैं कि ये इससे शील्ड किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उससे आप लोग शील्ड हो सकते हैं, यानी कि बच सकते हैं, महफूज हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे हम लोगों ने पॉइंट्स बनाए इलेक्ट्रिक फोर्स के, ठीक है, इस तरह हम लोग अभी ग्रेविटेशन फोर्स के जो है वो पॉइंट्स बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा बच्चों, पहला पॉइंट में जो डिफरेंस करना है हम लोगों ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो दो चार्जेस के दरमियान में होती है। किसके दरमियान में होती है, दो चार्जेस के दरमियान में। और अगर हम बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की, तो बच्चों वो होगी आपके पास किसके दरमियान, दो मैसेज के दरमियान, तो बिटवीन टू मैसेज। याद रखिएगा, दो मैसेज के दरमियान आपकी जो है ना जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स होती है। जैसा कि हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर हम समझ लेंगे एक एप्पल का दरख्त है, ठीक है। तो अब एप्पल के ऊपर जो फोर्स आ रही है वो डाउनवर्ड है। अब एप्पल का भी कोई ना कोई मैस है, और यहाँ पे हमारे पास अर्थ का भी कोई ना कोई मैस है। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, ये दोनों मैसेज के दरमियान में होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान में होगी, और जो ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चों वो दो मैसेज के दरमियान में होगी। तो अकॉर्डिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था वो कूलम ने दिया था, ठीक है, उसका फॉर्मूला बनाया था। और जो आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स है उसका आपको न्यूटन ने बताया था। तो फॉर्मूला वही है, थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। एफ इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। बच्चों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे के Q1 Q2, वहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि दो चार्जेस हैं, दो क्या है बच्चों, चार्जेस हैं, ठीक है, उसमें आपके कूलम लॉ है टॉपिक में, ठीक है। यहाँ पे देखें तो Q1 Q2 है, और यहाँ पे क्या है M1 M2। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि ये दो चार्जेस के दरमियान में और ये दो मैसेज के दरमियान में। आर स्केयर यहाँ पे भी है, आर स्केयर यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे K है और यहाँ पे क्या है, G है, ठीक है। और G की वैल्यू अगर हम देखें तो G की वैल्यू बहुत स्मॉलर है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज मच स्मॉलर। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बच्चों 6.673 इंटू 10⁻11। अब यहाँ पे -11 है, तो ये बहुत स्मॉलर वैल्यू है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 10⁻9 थी, जो कि बहुत ग्रेटर वैल्यू आती है। इस वजह से जो आपके पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू आती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर आती है, ठीक है। अब यूनिट का भी आप लोग इसमें जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी आप एक डिफरेंस इसमें ऐड कर सकते हैं। इट इज़ मच वीकर फोर्स एज कम्पेयर टू जो है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो वो फोर्स बच्चों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि चार्ज के दरमियान होगी वो, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और जो आपके पास होती है रोटेशन फोर्स, ये उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीकर है। अब याद रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो जो ये यहाँ पे ये एप्पल है, ये एप्पल किधर जाएगा, सीधा नीचे आना है इसने। ये टूवर्ड्स अर्थ ही मूव करेगा, कभी नहीं होगा क्या जो ऑटोमेटिकली जो एप्पल ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, वो रिपेल नहीं करती। दैट्स वाई ये कौन सी है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कौन सी है, वो आपकी बच्चों रिपल्सिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव भी है, ठीक है, दोनों है, याद रखिएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स होगी अट्रैक्टिव, और इलेक्ट्रिक फोर्स होगी अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसा कि अगर हम कहते हैं, अगर आप लोग छत के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है,
तो आप छत के ऊपर भी आपके ऊपर ये फोर्स लग रही होती है। बेशक आप समझ लें कि दरमियान में छत है और नीचे अर्थ है और ऊपर आप खड़े हुए हैं, तो उसके बावजूद आपके ऊपर क्या हो रही होगी, ये फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होती है मीडियम से। आप कहीं पे भी चले जाएं, जैसे आप एरोप्लेन से अगर आप लैंड करते हो, ठीक है, अगर आप एक उस अच्छी फील्ड में हो तो ठीक है। अगर एरोप्लेन से जंप करते हो फिर भी आप किधर आओगे, नीचे ही आओगे। ठीक है, क्योंकि आप हालांकि एरोप्लेन में जो है वो ऊपर जा चले गए थे काफी हाइट के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जब आपने जंप किया तो टूवर्ड्स की तरह आए आप, अर्थ की तरफ ही आए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये आपकी जो है वो इंडिपेंडेंट मीडियम से कोई भी चीज़ अगर आप लोग अर्थ के ऊपर रख दें, ठीक है, किसी हाइट के ऊपर, और उसके ऊपर खड़े हो जाएं, उसके बावजूद आपके ऊपर क्या होगी, फोर्स लगेगी। ठीक है, इसकी जो है वो, हाँ, कह सकते हैं कि जो इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये इसकी जो रेंज है वो काफ़ी दूर तक होती है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, उसकी रेंज कम होती है। ये दोनों में डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज कम होती है और जो ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इट इज़ मैथ डिपेंडेंट फोर्स, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि ये मैथ्स के ऊपर डिपेंड करती है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, इट कैन बी शील्डेड, सॉरी, इट कैन नॉट बी शील्डेड, इसको आप लोग शील्ड नहीं कर सकते। जैसे हम कह, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप लोग एरोप्लेन में आप लोग किसी हाइट से भी जंप करते हो, उसके बावजूद आपने ज़मीन की तरफ ही आना है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है वो शील्ड नहीं कर सकते। आप रूम में हैं, ठीक है, घर में अगर आप एक रूम के अंदर है, तो वहाँ पे फोर्स लगेगी। अगर आप छत पे जाएंगे तब भी आपके ऊपर क्या होगी, फोर्स लगेगी। तो आप इसको शील्ड नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स को आप लोग शील्ड कर सकते हैं। ये तो होगी बच्चों डिससिमिलरिटीज। ठीक है, यानी कि डिफरेंसेस क्या आते हैं। अब आते हैं इनमें सिमिलरिटीज क्या हैं, इनमें जो कॉमन बातें हैं वो क्या हैं। तो बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये दोनों जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेज, यानी कि जो आपके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वर्क डन जो होगा इनमें वो कोई भी पाथ आप चूज करें वो सेम ही होगा। ठीक है, और दूसरा आपके पास बोथ ओबे इनवर्स के ला, ये आपके पास इनवर्स के ला को तो ओबे करती है। जैसा कि यहाँ पे देखें तो एफ इज इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एफ इज इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर है। दोनों में इनवर्स के ला जो है वो ओबे हो रहा है। तीसरा ये बच्चों बोथ ओबे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जो आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था कि दोनों जो है ना वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो होपफुली आपको जो ये डिटेल कॉन्सेप्ट था, डिफरेंस था इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो, कोई पॉइंट जिसमें आपको डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, कंफ्यूज हो, वो आप लोग मुझसे अपने कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।